तो मूवी की शुरुआत एक प्राचीन कहानी से होती है जिसमें बताया जाता है कि आज से लगभग 2000 साल पहले जापान में एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम हिमिको था। लोग उसे मौत की देवी कहते थे क्योंकि जिसे भी वह अपने हाथों से छू लेती उसकी मौत हो जाती। लेकिन एक दिन रानी का सेनापति उसके खिलाफ ही बगावत कर देता है और रानी को बंदी बनाकर किसी अनजान टापू पर कैद करवा देता है। वहीं रिचर्ड नाम का एक शख्स जिसने हिमिको की कहानी पढ़ी थी वह उस पर अपनी रिसर्च शुरू कर देता है और हिमिको की कब्र तक पहुंचने के लिए उस आइसलैंड की खोज करने निकल जाता है। रिचर्ड की एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम लारा था और जब वह उसे छोड़कर गया था तब लारा की उम्र बहुत कम थी। लेकिन अब लारा बड़ी हो चुकी है और वह बॉक्सिंग सीखने के साथ ही कुरियर्स डिलीवर करने का भी काम करती है। लारा का कोच उसे अक्सर फीस देने के लिए टोकता रहता है लेकिन अभी उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपनी फीस दे सके। एक दिन जब लारा की साइकिल पुलिस की कार से टकरा जाती है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है जिसकी बेल करवाने उसके डैड की बिजनेस पार्टनर एना आती है जो उसे अक्सर उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए मनाती रहती थी जिन पर साइन करने के बाद वह अपने डैड की संपत्ति की मालिक बन जाएगी जो उसके डैड जाने से पहले उसके लिए छोड़कर गए थे। एना बताती है कि तुम्हारे डैड को गए हुए 7 साल बीत चुके हैं, तुम्हें अब मान लेना चाहिए कि वो अब लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन लारा को आज भी यकीन है कि उसके डैड एक दिन उस जादुई टापू से जरूर वापस आएंगे, इसीलिए वह उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से मना कर देती है। तभी एना बताती है कि अगर तुमने उस प्रॉपर्टी को साइन नहीं किया तो कंपनी उसे बेच देगी और साथ ही उस घर को भी नीलाम कर दिया जाएगा जिसके साथ तुम्हारे बचपन की यादें जुड़ी हैं। लेकिन अपने पुराने घर को बचाने के लिए वह मजबूरन उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए अगले दिन एना के ऑफिस पहुंच जाती है। इससे पहले कि वह उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करती वहां बैठा शख्स उसे एक जापानी पजल देता है जिसे उसके डैड यहाँ छोड़ कर गए थे। अब लारा उस पजल को सॉल्व करने लगती है और तभी अचानक से वह खुल जाती है जिसके अंदर लारा और उसके डैड की तस्वीर थी। साथ ही चाबी और एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा था द फर्स्ट लेटर फ्रॉम माई फाइनल डेस्टिनेशन। अब लारा उन डॉक्यूमेंट्स को साइन किए बिना ही अपने पुराने घर चली जाती है और बॉल पर लिखे अपने डैड के नाम के पहले लेटर को प्रेस करती है और चाबी डालकर जैसे ही घुमाती है तो वहां एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होता है जिसकी सीढ़ियां बेसमेंट में बने एक रूम तक जाती हैं। इस रूम के अंदर लारा को एक कैमरा मिलता है जिसके अंदर लारा के डैड की रिकॉर्डेड वीडियो होती है जिसमें वह लारा से कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हें अकेले छोड़कर जाना मेरी मजबूरी थी। दरअसल मैं साबित करना चाहता था कि आज भी दुनिया में सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं, इसीलिए मैंने हिमिको पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम हिमिको रिसर्च के सभी डॉक्यूमेंट्स और टेप्स जला दो ताकि वह किसी भी गलत इंसान के हाथ न लग जाए। लेकिन लारा उन डॉक्यूमेंट्स को जलाने की बजाय उन पर खुद रिसर्च करने लगती है और तभी उसे एक बॉक्स के अंदर कुछ मैप, एक टेप और उस जहाज की फोटो मिलती है जो उसके डैड को उस आइसलैंड पर लेकर गया था। अब लारा ने भी ठान लिया था कि वह अपने डैड को ढूंढने के लिए जापान के उस टापू पर जाएगी, इसीलिए वह अपने डैड की आखिरी निशानी यानी कि अपने उस कीमती लॉकेट को बेच देती है और पैसों का बंदोबस्त करके हांगकांग शहर पहुंच जाती है। वह उस जहाज की तलाश में कई लोगों से पूछताछ करती है लेकिन तभी कुछ लड़के उसका बैग चुराकर भागने लगते हैं। लेकिन लारा से पंगा लेना उन लड़कों के लिए भारी पड़ जाता है। वह उनका पीछा करती है और उन्हें पकड़कर बैग देने के लिए मजबूर कर देती है। तभी लारा को वह जहाज मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। वह जहाज के कैप्टन लू रैन को वह नक्शा दिखाकर डेविस आइसलैंड पर चलने के लिए कहती है। पहले तो लू वहां जाने के लिए मना करता है क्योंकि आज से 7 साल पहले उसके पिता भी उसी आइसलैंड पर गए थे जो आज तक वापस नहीं लौटे। लेकिन लारा उसे जाने के लिए मना लेती है। अब वो दोनों उस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी लारा को अपने डैड की रिसर्च से पता चलता है कि कुछ और भी लोग हैं जो हिमिको की टॉम को खोजने में लगे हुए हैं। अब कई दिन का सफर तय करने के बाद ये लोग उस आइसलैंड के नजदीक पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ उनका सामना एक भयंकर तूफान से होता है जो उनके शिप को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। इससे पहले कि उनका ये शिप डूब जाता वो दोनों जहाज से कूद जाते हैं और लारा
लारा तैरते हुए उस टापू तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी कोई लारा के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और जब अगले दिन लारा को होश आता है तो वह देखती है कि एक शख्स उसके सामने बैठा है। वह शख्स बताता है कि मेरा नाम बोगल है और मैं यहाँ पिछले कई सालों से टॉम को ढूंढ रहा हूँ। तभी लारा देखती है कि बोगल ने उसके बैग से वह डायरी निकाल ली है जिसमें उस टॉम का पता है। वह लारा से कहता है कि आज से 7 साल पहले जब तुम्हारे डैड इस टापू पर आए थे तो मैंने उन्हें मार दिया और अब तुम भी मेरी गुलाम बन चुकी हो। जिसके बाद उसे भी उन मजदूरों के साथ शामिल कर दिया जाता है जिन्हें यहाँ गुलाम बनाकर लाया गया था। अब चूंकि बोगल को लारा की डायरी से हिमिको की टॉम का पता मिल चुका था, इसीलिए वह सभी मजदूरों को लेकर उस जगह पहुंच जाता है और सभी को काम पर लगा देता है। तभी एक मजदूर जिसकी हालत काम करने लायक नहीं बची थी, बोगल उसे गोली मार देता है। ये देखकर लू गुस्से में एक गार्ड पर हमला कर देता है और लारा को वहाँ से भागने के लिए कहता है। लारा मौका पाते ही वहां से भाग जाती है, लेकिन पेड़ से बने पुल को पार करते समय उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे बह रही नदी में जाकर गिरती है। वह नदी के बहाव के साथ बहती हुई गहरी खाई में गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां उसे एक प्लेन नजर आता है जिसे पकड़कर वह लटक जाती है। लेकिन इस प्लेन की हालत देखकर लग रहा था कि वह काफी समय से यहाँ पड़ा है, जो जंग लगने के कारण गल चुका था। और इससे पहले कि प्लेन नीचे गिरता, लारा किसी तरह कॉकपिट के अंदर पहुंच जाती है और उसमें रखे पैरासूट को निकालकर नीचे कूद जाती है। लेकिन पैरासूट खराब होने के कारण वह ठीक से लैंड नहीं कर पाती और पेड़ों से टकराते हुए जमीन पर आकर गिरती है। हालांकि उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वह काफी जख्मी हो चुकी थी। जब वह जंगल से बाहर आती है तो देखती है कि बीच पर उनके जहाज का मलबा हर तरफ फैला हुआ है, यानी कि यहाँ से भागने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब जब रात होने पर वह आराम कर रही होती है कि तभी एक ट्रिनिटी गार्ड उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लारा उस पर पत्थर से हमला करके उसे मार देती है। तभी उसे एक और आदमी की झलक दिखाई देती है जो उसे देखकर भागने लगता है। लारा भी उसका पीछा करती है और उस तक पहुंच जाती है और वह देखती है कि पागल सा दिखने वाला ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके डैड हैं, जो पिछले 7 सालों से इस टापू पर फंसे हुए हैं। अपनी बेटी को यहाँ देखकर रिचर्ड काफी इमोशनल हो जाता है और उसे हक कर लेता है, जिसके बाद वह लारा का इलाज करता है और अगली सुबह लारा से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ तक पहुंची कैसे। लारा बताती है कि आपके रिसर्च पेपर्स की मदद से, लेकिन अब वो सभी डॉक्यूमेंट्स बोगल के कब्जे में हैं। ये सुनकर रिचर्ड उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे उन सभी पेपर्स को जलाने के लिए कहा था। अगर बोगल ने उस कब्र को ढूंढकर हिमिको को जगा दिया तो उसका श्राप पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बोगल उस डायरी की मदद से हिमिको की टॉम ढूंढ लेता है और उस सैटेलाइट फोन से अपने मालिक को बता देता है कि उसे कब्र मिल गई है, अब तुम हमें यहाँ से ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भेज दीजिए। वहीं लारा भी ये जानती थी कि इस आइसलैंड से निकलने का एकमात्र तरीका बोगल का वह सैटेलाइट फोन है, जिसे लेने के लिए वह बोगल के कैंप में जाती है और वहाँ से वह फोन ले लेती है। तभी वह एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर लू और बाकी लोगों को आजाद कर देती है, लेकिन दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें भागते हुए देख लेते हैं, जो उन पर गोलियां चलाकर कई लोगों की जान ले लेते हैं। हालांकि लू और लारा भी उनमें से कई सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देते हैं, लेकिन बोगल रिचर्ड को बंदी बना लेता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए फोर्स करने लगता है, क्योंकि उस दरवाजे को सिर्फ रिचर्ड ही खोल सकता था। लेकिन वह अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं करता, इसीलिए बोगल उसे मारने के लिए गन पॉइंट करता है। लेकिन लारा वहां आकर सब रोकने के लिए कहती है और अपने डैड की जान बचाने के लिए वह उस दरवाजे को खोल देती है, जिसका रास्ता सीधे एक गहरी खाई के अंदर जाता है। अब ये सभी लोग एक एक करके नीचे उतरते हैं और रानी हिमिको की कब्र की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कब्र तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। तभी बोगल का एक साथी गलत जगह पैर रख देता है और अचानक से वे सभी दीवारों के अंदर कैद हो जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन लारा हिम्मत दिखाकर उस गेट तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर एक खास तरह की चाबी लगाकर उसे खोल देती है और उन सभी की जान बच जाती है। अब ये लोग रानी की कब्र तक पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर और भी बहुत सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी। तभी उनको हिमिको की असली कब्र दिखाई देती है,
जिसे बोगल के लोग खोलने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर पिछले 2000 सालों से जादूगरनी हिमिको कैद थी। तभी लारा वहाँ की दीवारों पर बने चित्रों की मदद से समझती है कि हिमिको कोई जादूगरनी नहीं थी, बल्कि वह तो एक साधारण रानी हुआ करती थी जिसे कोई घातक बीमारी हो गई थी। इसीलिए वह जिसे भी छूती उस इंसान की मौत हो जाती। लेकिन रानी नहीं चाहती थी कि यह बीमारी बाकी लोगों में भी फैल जाए, इसीलिए उसने खुद को इस आइसलैंड पर कैद कर लिया। यानी कि ना तो वह कोई जादूगरनी थी और ना ही उसे यहाँ कोई कैद करके लाया था, बल्कि वह यहाँ तो अपनी मर्जी से आई थी। तभी बोगल का एक साथी जिसने हिमिको को छुआ था, उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है और वह दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है, जिसे तड़पता देख बोगल उसे गोली मार देता है। लारा कहती है कि हमें इस बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बोगल उसकी बात नहीं सुनता और वह उस बॉडी से एक उंगली काट कर अपनी पॉकेट में रख लेता है। लेकिन लारा और उसके डैड नहीं चाहते थे कि ये जानलेवा बीमारी कब्र से बाहर जाए, इसीलिए वो उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी बोगल का एक और इन्फेक्टेड साथी रिचर्ड पर हमला कर देता है, जिसके छूने से वह भी इन्फेक्टेड हो चुका था। ये देखकर लारा रोने लगती है। वह अपने पिता के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन का असर तेजी से उनकी बॉडी में बढ़ता ही जा रहा था। यानी कि अब उनका बच पाना नामुमकिन था। वह लारा से कहते हैं कि मैं हमेशा से तुम्हें बड़े होते हुए देखना चाहता था, लेकिन आज तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे अब मरने का कोई अफसोस नहीं है। अब तुम मुझसे वादा करो कि बोगल को इस टॉम से बाहर नहीं जाने दोगी। जिसके बाद लारा अपने डैड की बात मानकर बोगल को रोकने के लिए उसका पीछा करती है और वहां लगी सीढ़ी को खाई में गिराकर आगे जाने का रास्ता ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी देर तक हैंड टू हैंड फाइट चलती है, लेकिन आखिर में लारा बोगल को हरा देती है और बोगल की पॉकेट से वह उंगली निकालकर उसके मुंह में डाल देती है। जिसके बाद वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसे लारा किक मारकर खाई में गिरा देती है। वहीं रिचर्ड हिमिको की कब्र के साथ ही खुद को बॉम्ब से उड़ा लेता है, जिसके फटने से पहाड़ टूटने लगता है। अब लारा तेजी से एग्जिट डोर की तरफ भागने लगती है और वहां लटकी रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह सुरंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। वहीं धमाके की आवाज सुनकर लू और बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं, जो लारा को खींचकर टॉम से बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह उसकी जान बच जाती है। थोड़ी ही देर में एक हेलीकॉप्टर यहाँ आता है जिसे बोगल ने बुलाया था, लेकिन ये लोग पायलट को गन पॉइंट पर लेकर उसमें बैठ जाते हैं, जो उन्हें इस आइसलैंड से निकाल कर शहर ले जाता है। वहीं अब लारा अपने घर यानी कि लंदन शहर पहुंचकर उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है और ऑफिशियली अपने डैड की प्रॉपर्टी की मालिक बन जाती है। तभी लिस्ट चेक करने पर उसे पता चलता है कि बोगल जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था वह कंपनी एना की है, जो उसके डैड की बिजनेस पार्टनर थी और उसी ने हिमिको की टॉम ढूंढने के लिए बोगल को हायर किया था, ताकि वह सुपरनेचुरल पावर्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके। लेकिन अब लारा को एना का सच पता चल जाता है और अब वह उनके साथ लड़ने का फैसला करती है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।